In the subject electric power generation, Unit 3.0, we'll understand about solar photovoltaic systems. My name is Chandrasekhar S. Patil, शरद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉलिटेक्निक हैदराबाद। आज हम लोग यूनिट 3.0 में विषय इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के तहत सोलार फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स के बारे में जानकारी लेंगे। मेरा नाम है चंद्रशेखर एस पाटिल, शरद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉलिटेक्निक हैदराबाद। कंटेंट्स, आज हम लोग कंटेंट्स में देखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेशन बाय फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स क्या होती हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स के तहत कैसे कन्वर्ट की जाती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे तीसरे, चौथे और पाँचवें स्लाइड के अंदर। उसके बाद देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, इसकी खूबियाँ क्या हैं और इसकी कमियाँ क्या हैं, ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। सिस्टम्स ऑफ फोटोवोल्टाइक जनरेशन, फोटोवोल्टाइक जनरेशन के लिए क्या सिस्टम इम्प्लीमेंट की जाती है, उसको हम लोग देखना है। फोटोवोल्टाइक अरे, फोटोवोल्टाइक सोर्स, फोटोवोल्टाइक सोर्स एंड इन्वर्टर। अरे क्या होता है, सोर्स क्या होता है और इन्वर्टर क्या होता है। जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है वो एक तरह का डीसी एनर्जी होता है या डीसी करंट होता है। इसको हमें इन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट होता है, जिससे डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बैटरी एंड चार्ज कंट्रोलर्स, बैटरी क्या होती है और चार्ज कंट्रोलर क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। प्रोटेक्शन एंड स्मूथ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, प्रोटेक्शन क्या कैसे की जाती है और स्मूथ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी को बेहतर तरीके से कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कैसे स्मूथली उसको यूज़ कर सकते हैं एनर्जी को, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। सर्किट डायग्राम फॉर सप्लाइंग पावर टू डीसी लोड एंड एसी लोड, सोलार पैनल से या सोलार एरे से जो एनर्जी बनती है उसको हमें डीसी लोड और एसी लोड को कैसे सप्लाई दी जाती है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स, इन सच ए सिस्टम solar energy is directly converted into electrical energy. Such system of electric generation is more compact and very convenient as compared with other solar thermal conversion systems of electric power generation. Energy of visible and infrared regions of the solar radiations are used in this system for conversion into electrical energy. यहाँ पर सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, किसके अंदर, किसके तहत, फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स के तहत। सच सिस्टम्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन इज़ मोर कॉम्पैक्ट, ऐसे इस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और कन्वीनियंट तरीका है बिजली को बनाने के लिए। विथ अदर सोलार थर्मल कन्वर्शन सिस्टम्स, उसको कंपैरिजन के तहत, मतलब सोलार एनर्जी थर्मल कन्वर्शन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। फोटोवोल्टाइक सिस्टम जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है और काफ़ी कन्वीनियंट या बेहतर तरीका माना जाता है ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए ये एक तरह का बेहतरीन तरीका माना जाता है। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में एक थर्मल कन्वर्शन सिस्टम, सोलर थर्मल कन्वर्शन में एक तरह का बेहतर तरीका है। Energy of visible and infrared regions of the solar radiations are used in this system for conversion into electrical energy. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सोलर एनर्जी क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। उसमें बहुत तरीके के रेडिएशंस होती हैं, जैसे एक्स रेज, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, अलग अलग तरह के यूवी रेज और एक्स रेज, और बहुत अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जैसे रेडियो वेव्स। इसमें विजिबल और इंफ्रारेड रेंज में जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अंदर आती हैं वो होती हैं सोलर रेडिएशंस। उसी सोलर रेडिएशंस की विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रीजन्स को कंसिडर करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है या जनरेट की जाती है फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स के तहत।
एडवांटेजेस ऑफ फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स। फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स की खूबियाँ क्या हैं? सिस्टम्स कैन बी बिल्ट एट रिमोट लोकेशन एंड इट इज़ सिंपल एंड स्टैंड अलोन। मतलब एक तरह का रिमोट लोकेशन, कहीं भी रिमोट लोकेशन में भी इसको लगाया जा सकता है, और एक तरह का सिंपल और स्टैंड अलोन सिस्टम है। मतलब इसको कोई मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है और अपने आप ऑटोनोमस कंडीशन में काम करता है। सिलेक्शन इज़ वेरी इजी फॉर पावर कैपेसिटी सिलेक्शंस एंड इट कैन फंक्शन अनअटेंडेड फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब पावर कैपेसिटीज़ को सिलेक्ट करने के लिए एक तरह का बहुत ही आसान तरीका है फोटोवोल्टाइक सिस्टम। और एक ये अनइंटरवेंड, मतलब अनअटेंडेड, अगर हमने काफ़ी देर तक उसको निगरानी में भी नहीं रखा, तब भी वो अच्छी तरह से काम करता रहेगा। अदर थर्मल प्रोसेसेस आर ओमिटेड इन दिस सिस्टम एज द सिस्टम कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली। अदर थर्मल प्रोसेस जो हैं वो हैं, लेकिन इतनी बेहतर नहीं है। लेकिन फोटोवोल्टाइक सिस्टम एक तरह का एक एज अ सिस्टम कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें सोलर एनर्जी को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाया जाता है। सिस्टम इज़ मेंटेनेंस फ्री। इसमें सिस्टम जो होता है वो एक मेंटेनेंस फ्री सिस्टम होता है, इसमें कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोलार सेल्स आर रिलायबल। एक तरह का ये जो सोलार सेल्स इसमें यूज़ की जाती हैं वो एक रिलायबल, ड्यूरेबल और मॉड्यूलर होती हैं। मतलब आसानी से उसको चेंज भी कर सकते हैं। मॉड्यूलर होने से क्या फ़ायदा है कि वो ख़राब पैनल को आसानी से मॉड्यूल को निकाल के दूसरे मॉड्यूल, नया मॉड्यूल लगा के हम लोग ऑन कर सकते हैं या ऑटोमेटिक कंडीशन में ले सकते हैं। ड्यूरेबल मतलब काफ़ी दिन तक चलेगा, इसमें कोई डैमेज होने की या ख़राब होने की चांसेस बहुत ही कम है। रिलायबल मतलब इस पर निर्भर कर सकते हैं हम लोग, फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स पे निर्भर भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इज़ स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो एक स्टेबल कंडीशन में होता है और काफ़ी देर तक स्टेबल रहता है। लाइफ स्पैन इज़ मोर देन 25 ईयर्स और सो। एक बार हमने पैनल लगा दिया तो 25 साल तक उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप काम करता रहेगा और सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता रहेगा। Transmission of electric power is not costly as the generation plant can be located at place of utility of electric power। जहाँ पे बिजली की ज़रूरत है वहाँ पे ही भी सोलर पैनल लगाकर ट्रांसमिशन लॉसेस को कम कर सकते हैं, और ट्रांसमिशन की जो कॉस्ट है, कॉस्टिंग जो है वो कम होती है, क्योंकि जहाँ पर बिजली की ज़रूरत पड़ती है हमें वहीं पर सोलर पैनल लगाकर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट्स, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, मूविंग पार्ट कोई नहीं होता है, जिससे फ्रिक्शन होने से लॉसेस नहीं होंगे या लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि मूविंग पार्ट्स नहीं होने से डैमेजेस कम होंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा और हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। इससे क्या होगा, ये जो सिस्टम जो है फोटोवोल्टाइक सिस्टम जो है वो एक बेहतरीन साबित होगा। वोल्टेज एंड पावर आउटपुट्स कैन बी मैनिपुलेटेड बाय इंटीग्रेशन। वोल्टेज और पावर आउटपुट जो हैं वो मैनिपुलेट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेट मतलब एक जोड़कर टोटल आउटपुट पावर हम लोग उसमें पा सकते हैं। एक रिलायबल एंड ड्यूरेबल एंड मॉड्यूलर हैं, लॉन्ग टाइम तक उसको परफॉर्मेंस देगा, 25 साल तक उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे बिजली की ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग सोलर पैनल लगाकर ट्रांसमिशन लॉस को घटा सकते हैं, ट्रांसमिशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट्स, इसमें घूमने वाले पार्ट नहीं होने से फ्रिक्शन, हीट जनरेट होना या डैमेज होना ये अवॉइड हो जाएगा। ऐसे फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स के कुछ खूबियाँ हैं जो हमने इसमें देखा। डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स, इसमें कमियाँ क्या हैं? थोड़ी बहुत कमियाँ भी हैं इसमें। सोलर एनर्जी इज़ नॉट कंटिन्यूस इन ऑल आवर्स ऑफ डे, नॉट फॉर ऑल डेज, नॉट फॉर थ्रू आउट ऑल सीजन्स ऑफ एन ईयर। सोलर एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा इन ऑल आवर्स अ डे ऑफ डे, मतलब दिन के पूरे दिन में सोलर रेडिएशन जो होती हैं वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, कंटिन्यूस नहीं रहते हैं। इससे क्या होगा, बिजली जो बनेगी वो कांस्टेंट नहीं बनेगी। नॉट फॉर ऑल डेज,
हर दिन सोलर रेडिएशंस एक समान नहीं रहेंगे और हर सीज़न में अलग अलग सोलर रेडिएशंस हमें मिलते हैं। इट ऑल्सो वेरीज़ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह पे भी डिपेंड करती है। जहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादा गिरती हैं, कुछ जगहों पे सूरज की किरणें ज़्यादा गिरती हैं, कुछ जगहों पे सूरज की किरणें कम होती हैं। इससे क्या होता है कि हर जगह की अपनी अपनी एक क्षमता होती है सोलर एनर्जी को एनर्जी बनाने। ड्यू टू दीज टू ड्रॉबैक्स फॉर केटरिंग ए लार्ज स्टोरेज सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड इन द सिस्टम ड्यूरिंग नॉन सनलाइट पीरियड। इससे क्या होता है कि हमें जो बिजली बनती है उसको हमें स्टोरेज करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही यहाँ पे सूरज की किरणें जो हैं एक समान नहीं मिलेंगे हमें, और हर वक्त हर दिन और हर सीज़न में अलग अलग तरह के अलग अलग लेवल पे सोलर रेडिएशंस हमें मिलती रहेंगे, तो हम लोग बिजली को जो है कॉन्स्टेंटली बना नहीं सकते हैं। इससे और हर जगह पे सोलर रेडिएशंस ज़्यादा कम होती हैं, हर जगह पे सोलर रेडिएशन ज़्यादा कम होती हैं। कन्वर्शन एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल इज़ पुअर। इसलिए क्या होता है, दूसरा क्या है कि यहाँ पे हमें स्टोरेज सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, बैटरी सिस्टम या स्टोरेज सेल्स की इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इन दो कमियों की वजह से। ड्यू टू दिस रीज़न द सिस्टम इज़ बल्की एंड कॉस्टली। जैसे ही बैटरी आ जाएगा पिक्चर में, तो उससे क्या होगा कि सिस्टम इज़ बल्की एंड कॉस्टली। सिस्टम बल्की बन जाता है, कॉस्टली बन जाता है, क्योंकि हर एक बैटरी का कॉस्ट ज़्यादा होता है। हो सके कि लेड एसिड बैटरी सेल हो या लिथियम आयन बैटरी सेल हो, इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है और साइज़ भी बड़ा होता है, इससे वो बल्की और कॉस्टली बन जाता है। कन्वर्शन एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल इज़ पुअर अबाउट 30% ओनली। कन्वर्शन एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत कम होती है। इसमें सिर्फ 30% जो सोलर रेडिएशंस को मिलती है हमें, उसमें से 30% ही हमें बिजली में कन्वर्ट की जाती है। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो है सिर्फ 30%। लार्ज एरिया इज़ नीडेड टू केटर फॉर लो इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशंस। जहाँ पे रेडिएशंस की इंटेंसिटी कम हो वहाँ पे एरिया जो है वो ज़्यादा लगेगा, नंबर ऑफ़ सोलर पैनल्स ज़्यादा लगेंगे। इससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी और बल्कि भी बनेगा। कॉस्ट ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल मटेरियल इज़ वेरी कॉस्टली। दिस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द प्लांट इन कंपैरिजन विद अदर प्लांट्स। फोटोवोल्टाइक सेल्स की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, हायर एंड में होती है। इसके वजह से क्या होती है कि फोटोवोल्टाइक सेल मटेरियल जो है वो कॉस्टली होने से पूरा जो सिस्टम जो है वो कॉस्टली बन जाता है। और कंपैरिजन टू अदर प्लांट्स, थर्मल पावर स्टेशन हो, डीजल पावर स्टेशन हो या कोई भी अलग हाइड्रो पावर स्टेशन हो, इन कंपैरिजन्स में ये थोड़ा बहुत जो आउटपुट हमें मिल रहा है और जो हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी तुलना में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टिंग मिलेगी इसमें। एप्लीकेशंस, ऑटोनोमस सिस्टम, ये एक तरह का ऑटोनोमस सिस्टम है। सोलर वाटर पंप्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंट्रल पावर जनरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और चौथा है स्पेस सैटेलाइट पावर स्टेशंस। एप्लीकेशंस में ऑटोनोमस सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, पंप सोलर वाटर पंप के तहत भी यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रल पावर जनरेशन, जहाँ पे बिजली बनानी है मेगावाट्स के अंदर, उस रेंज में जब मेगावाट्स पावर, तो सोलर पैनल एक फील्ड में लगाई जाती हैं और उसको कहा जाता है सेंट्रल पावर जनरेशन। और उसको इस जनरेटेड पावर को इन्वर्ट करके या मतलब डीसी को एसी में कन्वर्ट करके ग्रिड पे सिंक्रोनाइज की जाती है। स्पेस सैटेलाइट पावर स्टेशंस, मतलब स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट जाती हैं उनको जो वहाँ पे जो बिजली की ज़रूरत पड़ती है वो मिलती है सोलर पावर एनर्जी से। Systems of photovoltaic generations. There are two systems of electric power generations from solar cells: rooftop array systems and satellite systems. मतलब दो प्रकार के फोटोवोल्टाइक जनरेशन सिस्टम होती हैं। एक होता है रूफ टॉप अरे सिस्टम्स, मतलब छत पे या खेतों में या ओपन एरिया में जो लगाई जाती हैं उनको कहा जाता है रूफ टॉप अरे सिस्टम्स। और दूसरा जो होता है वो है सैटेलाइट सिस्टम्स। रूफ टॉप अरे systems, this system is mounted on roofs
ऐसी सिस्टम्स को हम लोग रूफ्स के ऊपर लगाई जाती हैं। इट इज़ एन अर्थ बेस्ड सोलर सिस्टम, मतलब अर्थ पे, ज़मीन पे ऐसी सिस्टम्स को लगाई जाती हैं। इन सच अ सिस्टम द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी स्टोरेज इज़ डिफ़िकल्ट। यहाँ पे बिजली हमें कॉन्स्टेंटली नहीं मिलता है और हर जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी के सोलर रेडिएशंस हमें मिलती हैं। इसके लिए हमें स्टोरेज करने की ज़रूरत पड़ती है, और एक स्टोरेज करने की जो मेथड है वो कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और ये डिफ़िकल्ट होती है। इसके वजह से सोलार रूफ टॉप अरे सिस्टम में थोड़ी सी स्टोरेज करते वक्त थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती हैं। बट द सॉल्यूशन दिस इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज कर सकते हैं। बैटरीज मस्ट हैव हाई कैपेसिटी फॉर गेटिंग चार्ज एंड डिस्चार्ज फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम। इसकी जो कैपेसिटी जो होती है AH एम्पियर आवर जो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इससे क्या होगा, चार्ज एंड डिस्चार्ज फॉर ए लेंथ ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग चार्ज भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ऐसे बैटरीज को हम लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो डिफ़िकल्टी या सोलार स्टोरेज में जो दिक्कतें आती हैं वो कम हो सकती हैं। हाइड्रो स्टोरेज, व्हेन जनरेटेड पावर is more much more, the water is pumped uphill and at the time of peak demand water is allowed to flow to drive generators। यहाँ पे जो सोलर एनर्जी से जो बिजली बनती है अगर वो ज़्यादा है, मच मोर है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, हम लोग हाइड्रो पावर स्टेशन के अंदर जो पानी नीचे गिरता है उसको हम लोग पंप कर सकते हैं अप हिल के ऊपर। तो ऊपर हाइट पे अगर हम लोग उसको पंप करके रखेंगे और जैसे ही पीक लोड आएगा उस वक्त पानी को बहने देंगे जनरेटर्स के ऊपर, ड्राइव जनरेटर्स के ऊपर, तब हम लोग बिजली बना सकते हैं। मतलब पीक लोड डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग सोलार फोटोवोल्टाइक जनरेशन को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, पानी को ऊपर खींचकर ऊपर टैंक अपहिल टैंक में डाल देते हैं और जैसे ही पीक लोड आएगा, पीक डिमांड आएगा, तब हम लोग उसको पानी को छोड़ के ड्राइव जनरेटर्स पे बिजली का जनरेशन हो सकता है। मैकेनिकल स्टोरेज इन दिस स्पीड व्हील्स के ऊपर हम लोग मैकेनिकल स्टोरेज भी कर सकते हैं। टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन विच कैन बी रिकवर्ड into electricity in fuel cells. Hydrogen is obtained by electrolysis of water by the output of the solar cell. अगर हम लोग सोलार सेल हाइड्रोजन सेल्स के ऊपर हाइड्रोजन के अंदर हम लोग एनर्जी को स्टोर करेंगे तो विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूल सेल्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो बिजली बनती है, इसको क्या कहते हैं, फ्यूल सेल। हाइड्रोजन इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बाय द आउटपुट ऑफ द सोलार सेल। हाइड्रोजन कैसे मिलती है, इलेक्ट्रोलिसिस तरीके से मिलती है। जैसे सोलार सेल से जो बिजली बनती है हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करके हाइड्रोजन और उसी हाइड्रोजन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं तो वाटर बनता है और बिजली भी साथ में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी लिबरेट होती हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिबरेट होने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से बिजली बनती है। सैटेलाइट सिस्टम, इट इज़ ट्राइड बाय एडवांस ऑफ कंट्रीज़, मतलब जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनसे हमें सैटेलाइट सिस्टम में बिजली का सोलर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू बिल्ड स्पेस पावर स्टेशन इन सिंक्रोनस ऑर्बिट अराउंड अर्थ, but this system microwave beam can be produced. The power will be transmitted to antenna on earth and converted back into electric power. Till now trials in this directions are going on. सैटेलाइट सिस्टम्स के तहत क्या करती हैं कि हम लोग जो स्पेस पावर स्टेशन में सिंक्रोनस ऑर्बिट के ऊपर जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, इससे क्या होता है, माइक्रोवेव बीम कैन बी प्रोड्यूस्ड। माइक्रोवेव की रेडिएशंस को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे माइक्रोवेव रेडिएशंस को द पावर विल बी ट्रांसमिटेड टू एंटेना ऑन अर्थ। जो पावर जो है वो नीचे जो बनाई गई हैं एंटेनास धरती के ऊपर, उनको पावर सप्लाई किया जा सकता है और उस पावर, माइक्रोवेव पावर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये एक नया तरीका है बिजली को बनाने के लिए। जैसे सूरज की किरणें जो सैटेलाइट के ऊपर गिरती हैं, वहाँ पे सोलर पैनल्स लगाई गई हैं
वो सोलार पैनल्स माइक्रोवेव को कन्वर्ट करती हैं, सोलर एनर्जी को माइक्रोवेव में एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, और उस माइक्रोवेव एनर्जी को हम लोग एंटेना के ऊपर भेजते हैं। अर्थ के ज़मीन पे जो लगाई गई है, अर्थ पे जो एंटेनाज लगी हुई हैं उन पे माइक्रोवेव वेव्स भेजी जाती हैं, और उस माइक्रोवेव से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कन्वर्ट की जाती है, जिससे हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पावर मिलता है। इसके ऊपर आज भी एक्सपेरिमेंट्स चल रही हैं, ट्रायल्स ली जा रही हैं, लेकिन अभी तक ये रिसर्च लेवल पे ही चल रहा है। सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स इज शोन बाय स्टेट्स, ब्लॉक्स एंड वर्किंग डायग्राम इसमें इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि सूरज की किरणें जो फोटोवोल्टाइक अरे पे गिरती हैं, तो इन्वर्टर चार्जर कंट्रोलर फोटोवोल्टाइक अरे से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होती हैं, इससे पोटेंशियल क्रिएट होता है, और उस पोटेंशियल से करंट बहने लगता है, और उसको हम लोग डीसी करंट कहते हैं, और उसको पावर कंडीशन की जाती है। मतलब इन्वर्टर चार्जर कंट्रोलर से उसको इन्वर्ट कर दिया जाता है, और उससे बैटरी को चार्ज करने लगते हैं, और जैसे ही लोड की पीक डिमांड या लोड को ज़रूरत पड़ती है बिजली की, तब हमें बैटरी डिस्चार्ज करके लोड को सप्लाई दी जाती है। एनर्जी यूटिलाइजेशन ट्रांसमिशन के लिए हमें दे सकते हैं। कंपोनेंट्स इन फोटोवोल्टाइक सिस्टम सोलार जनरेशन। कंपोनेंट्स क्या होती हैं इसके अंदर? फोटोवोल्टाइक अरे, इन्वर्टर, एनर्जी स्टोरेज एंड लोड सेंटर। इसके जैसे मैंने बताया कि फोटोवोल्टाइक अरे के ऊपर सोलर एनर्जी जब गिरेगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होंगे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्वर्टर के तहत इस डीसी से एसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एनर्जी स्टोरेज की जाएगी बैटरी के अंदर, और जैसे ही लोड को लोड डिमांड रहेगा, तब हमें लोड सेंटर के लिए सप्लाई दी जाएगी बैटरी के द्वारा। फोटोवोल्टाइक अरे। सोलार सेल इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल सोलार जनरेशन सिस्टम। सोलार सेल जो होती है वो एक फोटोवोल्टाइक जनरेशन सिस्टम का एक बेसिक कंपोनेंट है। व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, फोटोवोल्टाइक सेल जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। फोटोवोल्टाइक सेल इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है जैसे ही हमें सूरज की किरणें फोटोवोल्टाइक सेल पर गिरती हैं। वन फ्यूएल सेल जनरेट्स इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 3 वैट्स। एक सेल जो है वो 3 वाट का पावर जनरेट करता है। इसके लिए वोल्टेज की लेवल कितनी होगी? 0.5 वोल्ट्स, और करंट की जो लेवल होगी वो है 6 एम्पियर्स। मतलब टोटल हमें 3 वाट का एक सोलर पैनल मिलेगा। सो मेनी सेल्स आर अरेंज टुगेदर टू फॉर्म ए मॉड्यूल। ऐसे कई अरेज को, सोलर सेल्स को हम लोग जब जोड़ेंगे तो वो एक अरे बन जाता है। मॉड्यूल टुगेदर फॉर्म ए पैनल एंड सो मेनी पैनल्स कॉन्स्टिट्यूट एन अरे। मतलब जैसे एक एक सोलर सेल को हम लोग जोड़ेंगे तो एक मॉड्यूल बन जाता है, और उस एक मॉड्यूल को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो एक अरे बन जाता है। जैसे इस डायग्राम में दिखाई गई हैं, एक मॉड्यूल होता है, उसके बाद मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 को जोड़ने से पैनल बन जाती है, और वो पैनल जो है कुल मिलाकर एक अरे बन जाती है। फोटोवोल्टाइक सोर्स सर्क्यूट एंड इन्वर्टर। जैसे ही वो अरे बन जाता है तो फोटोवोल्टाइक एक तरह का एक फोटोवोल्टाइक सोर्स बन जाता है, और उस सोर्स को हम लोग ग्रिड के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। इन्वर्टर क्या होता है? दिस इज़ अ पावर प्रोसेसिंग यूनिट। पावर को प्रोसेस करने के लिए इन्वर्टर का इस्तेमाल की जाती है। इट चेंजेस वोल्टेज लेवल्स एंड वेवफॉर्म्स। वोल्टेज लेवल को चेंज करता है, और वेवफॉर्म्स को भी डीसी से एसी में कन्वर्ट करते हैं। इन्वर्टर कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इन द इन्वर्टर यूनिट सम प्रोटेक्टिव यूनिट्स आर कनेक्टेड, सच एज प्रोटेक्शन यूनिट भी कनेक्ट की जाती हैं इसमें। इफ़ द अरे वोल्टेज बिकम्स टू एक्सेस, द सर्किट इज ऑटोमेटिकली गेट्स स्विच्ड ऑफ। जैसे अरे के ऊपर जब वोल्टेज ज़्यादा बन जाता है तो सर्किट ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। व्हेन वोल्टेज स्टेबलाइजेस एंड बिकम्स नॉर्मल, द सर्किट रीस्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। जैसे ही वोल्टेज स्टेबलाइज हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में आता है, तब हमें वो जो अरे वोल्टेज जब नॉर्मल हो जाती है तो सर्किट जो है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है। ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। ओवरलोडिंग कंडीशन, जिस कंडीशन में
हम लोग सोलार अरे पे हम लोग ज़्यादा लोड देंगे तब भी ओवरलोड प्रोटेक्शन हमें काम करेगा और उससे पैनल को या मॉड्यूल को या अरे को ख़राब होने से बचाएगा। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, अगर शॉर्ट सर्किट भी होगा तब भी कहीं पे डैमेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी दी गई है। बैटरी एंड चार्ज कंट्रोलर्स, बैटरी इसका इस्तेमाल की जाती हैं, लेड एसिड बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी का इस्तेमाल की जाती हैं बैटरी के तहत। फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन एडिशनल इक्विपमेंट सच एज सिस्टम चार्ज कंट्रोलर्स आर प्रोवाइडेड इन द सिस्टम। यहाँ पे दो तरह की बैटरी यूज़ की जाती है, एक तो लेड एसिड बैटरी होता है और दूसरा है निकल कैडमियम बैटरी। इसका ओवर चार्जिंग होने से या डीप डिस्चार्ज होने से बचाने के लिए हमें चार्जर कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ज कंट्रोलर्स, these units are battery control units. The main function of such a controller is to ensure proper charging and discharging of batteries within the prescribed limits. यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर जो होता है वो बैटरी को कंट्रोल करने में इस्तेमाल की जाती हैं और इसका मेन उद्देश्य ये है कि प्रॉपर चार्जिंग हो और प्रॉपर डिस्चार्जिंग हो और लिमिट्स के तहत हो। If battery is overcharged, there is loss of electrolyte, corrosion and plate growth. This is controlled by the controller and the battery is safeguarded from overloading. यहाँ पे बैटरी अगर ओवरचार्ज भी होगा या अंडरचार्ज भी होगा तब भी बैटरी जो है ख़राब हो सकता है। ओवरचार्ज होने से क्या नुकसान हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वाफ बन के उड़ जाएगा, उसको इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो पानी है, वाटर कंटेंट जो है वो लीकेज होके या वेपर बन के चला जाएगा। कोरोजन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, प्लेट्स जो हैं वो करोड़ होने लग इलेक्ट्रोड प्लेट जो हैं वो करोड़ होने लग जाएंगी, जंग लगने लग जाएगा। और प्लेट ग्रो, यहाँ पे H2SO4 जो सल्फ्रिक एसिड जो यूज़ की जाती है लेड एसिड बैटरी के अंदर, वो ये जो प्लेट ग्रोथ होता है वो सोडियम और H2SO4 सल्फ्रिक एसिड सल्फ्रिक एसिड का जो मटेरियल है वो वहाँ पे प्लेट पे जमा होने से प्लेट ग्रोथ हो जाता है। द कंट्रोलर हेल्प्स साइंटिफिक चार्जिंग ऑफ द बैटरी, दैट इज एट द बिगिनिंग एट हाई करंट एंड देन ग्रेजुअली करंट इज रिड्यूस्ड एज द चार्जिंग प्रोसेस इज ऑन कंप्लीशन। मतलब करंट को जैसे फ्लोट करंट और बूस्ट करंट जब हमें देना होता है तब हमें चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोट करंट तब देते हैं जब बैटरी पूरा चार्ज हो जाएगा और उसको चार्जिंग को बनाए रखने के लिए फ्लोट चार्जिंग देते हैं, वो होता है चार्जर कंट्रोलर के द्वारा। और बूस्ट चार्जिंग तब होती है जब बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाता है या बहुत कम डिस्चार्ज हो जाता है, 80% से नीचे डिस्चार्ज हो जाता है, तब जाके हमें बूस्ट चार्जिंग देनी पड़ती है और ये सब डिसाइड करता है चार्ज कंट्रोलर। प्रोटेक्शन एंड स्मूथ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, कीपिंग द सिस्टम इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड इन द सिस्टम। प्रॉपर वर्किंग होने के लिए और प्रॉपर यूटिलाइज होने के लिए एनर्जी को और आउटपुट मैक्सिमम मिलने के लिए हमें प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करना होता है। वोल्टेज रेगुलेटर्स आर नेसेसरी इन द सिस्टम, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वोल्टेज आउटपुट फ्रॉम पीवी पैनल्स वेरीज एज लाइट इंटेंसिटी फ्रॉम सन वेरीज। यहाँ पे जो वोल्टेज बनती है सोलर पैनल से वो कम ज़्यादा होता रहता है जैसे सोलर की इंटेंसिटी ज़्यादा कम होती है। तो दिस रिजल्ट्स इन फ्लक्चुएशन एंड ऑफ लोड करंट्स। दीज रेगुलेटर्स इंश्योर वोल्टेज फ्लक्चुएशन विद इन परमिसिबल लिमिट्स। इस जैसे ही इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो जाता है तो वोल्टेज भी कम या ज़्यादा होने लगता है, उसके वजह से हमें कांस्टेंट वोल्टेज पाने के लिए हमें वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ब्लॉकिंग डायोड्स, दीज डायोड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ करंट टुवर्ड्स अरे। यहाँ पे जो बैक करंट फ्लो होने लगता है इससे बचने के लिए हमें डायोड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है या उसको ब्लॉकिंग डायोड्स भी कहा जाता है। द डे पीरियड विथ bright sun shining, the electricity is produced by PV cells. Battery gets charged, but in late hours and night period when there is no sunlight, current will try to flow in the reverse direction from battery to arrays. जैसे
सुबह या दिन के वक्त जैसे सूरज की किरणें गिरती रहती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फोटोवोल्टाइक सेल्स की अरे के स्टार्ट होते हुए बैटरी की तरफ बहते रहते हैं। लेकिन रात के वक्त जब सूरज की किरणें नहीं रहते हैं, सूरज सोलर रेडिएशन नहीं रहेंगे, तो उसके वजह से बैटरी की जो करंट है वो सोलर एरे के अंदर जाने की चांसेस बढ़ जाती हैं। इसके लिए हमें ब्लॉकिंग डायोड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ब्लॉकिंग डायोड्स प्रिवेंट सच बैक फ्लो एंड प्रोटेक्ट सिस्टम। ब्लॉकिंग डायोड्स क्या करती हैं? ऐसे बैक फ्लो को रोकती हैं और सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। सर्किट डायग्राम फॉर सप्लाइंग पावर टू डीसी एंड एसी लोड। सन रेज जब गिरती हैं तो चार्ज कंट्रोलर के द्वारा पावर फॉर डीसी लोड्स, बैटरी, इन्वर्टर, डीसी टू एसी टू सप्लाई एसी लोड। यहाँ पे जैसे डीसी लोड को अलग तरीके से सप्लाई दे सकते हैं, एसी लोड को सप्लाई देने का तरीका जो है वो अलग है। जैसे ही सूरज की किरणें सोलर सेल अरे पे गिरती हैं तो चार्ज कंट्रोलर के द्वारा हमें वोल्टेज को रेगुलेट की जाती है और रेगुलेट करके डीसी जो सप्लाई जितनी डीसी लोड को सप्लाई देना है वो चार्ज कंट्रोलर के द्वारा डीसी लोड को दी जाती है। साथ ही साथ चार्ज कंट्रोलर के द्वारा बैटरी को भी चार्ज की जाती है और जैसे ही एसी लोड की मांग बढ़ जाती है तो इन्वर्टर के द्वारा डीसी को एसी में कन्वर्ट की जाती है और एसी लोड को सप्लाई दी जाती है। ऐसे सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं डीसी लोड को सप्लाई देने के लिए और एसी लोड को सप्लाई देने के लिए। थैंक यू।